हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है वीएसी का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हिंदी मीडियम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहीं पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको टेलीग्राम पे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? संविधान किसी भी देश के लिए नियम की एक पुस्तक होती है जो सरकार को कैसे चलाना है, सरकार के क्या कार्य होंगे उसमें लिखे होते हैं। ये समझ लो कि देश के डीएनए की तरह होता है कि जो हमारे देश की पहचान को दिखाता है कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश का संचालन किस तरीके से करना है। तो इसकी अगर विशेषता की बात करूं तो हमारी प्रस्तावना बहुत लंबी है, यानी कि जो एक हमारी प्रस्तावना है संविधान की, पहला पेज जो लिखा होता है वो बहुत सुंदर है, जिसमें न्याय के बारे में लिखा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में। आपने देखा होगा जो भी एनसीईआरटी की बुक होती थी पहले, तो उसके फ्रंट पेज पे आप अगर जाओगे तो लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक, तो वो जो होता है ना उसी को प्रस्तावना कहते हैं। और इसके अलावा संघीय संरचना है। भारत एक मजबूत केंद्र और संघीय व्यवस्था वाला देश है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और संसदीय प्रणाली है जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख माना जाता है। और हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि असली जो शक्तियां होती हैं वो नेताओं के पास होती हैं, प्रतिनिधियों के पास होती हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और मौलिक अधिकार, नागरिकों के पास समानता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, ऐसे कई मौलिक अधिकार हैं। और नीति, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है कि न्याय या फिर आर्थिक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं कि आप कुछ पिछड़े हुए लोगों के लिए अगर अपने से कुछ करना चाहते हो तो वो कानून आप बना सकते हो। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो बहुत ही आजाद है और वो बिल्कुल अपना निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लोकतंत्रिक को मतलब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश में सभी वयस्क नागरिकों को 18 साल से ऊपर महिला हो या पुरुष वोट डालने का अधिकार है। आपातकालीन प्रावधान है। हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की आपात स्थितियां हो सकती हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य के अंदर आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। फिर है संशोधन प्रक्रिया। हमारे संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया दी गई है। अगर बदलाव करना है समय के साथ तो संशोधन किया जा सकता है, बट इसके लिए संसद के अंदर एक विशेष बहुमत चाहिए होता है। तो ये तो बस कुछ मुख्य बातें हैं। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक गतिशील दस्तावेज है, यानी कि लगातार उसमें बदलाव होते रहते हैं समय के साथ साथ, समय की जरूरत के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस करते हो। अगला प्रश्न है, न्याय को परिभाषित करें। न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या करें। तो न्याय क्या है? समता, नैतिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर व्यक्तियों का उचित और निष्पक्ष व्यवहार है, यानी कि आप समाज में जो भी लोग रह रहे हो उनके साथ आप उचित व्यवहार करो, निष्पक्ष व्यवहार करो, पक्षपात मत करो, वही व्यवस्था न्याय कहलाती है। तो अगर आप देखोगे संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं तो न्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊं तो इसमें समानता की बात की जाती है। जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक किसी भी बेसिस पर किसी के साथ आप मतभेद या भेदभाव वगैरह मत करो। कानून के अकॉर्डिंग सभी के साथ समान व्यवहार हो, उचित प्रक्रिया हो, यानी कि ये गारंटी देना कि व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा उस समाज में, और कानून की कार्यवाही होगी, सभी के लिए इक्वल होगी, सरकार मनमानी जो है मनमानी नहीं करेगी। फिर है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है कि ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का सभी को मौका मिले। जो भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है सबको बराबर के अवसर मिले, चाहे वो वोट डालना चाहता हो या कुछ और हो। कानून का शासन हो, यानी कि इस विचार का मतलब है कि सरकारी अधिकारियों सहित हर कोई कानून के अधीन है, यानी कि कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हर कोई जवाबदेह है। तो जो भी अगर सत्ता का दुरुपयोग करेगा या कोई गलत काम करेगा तो कानून उसके लिए भी बराबर होना चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार, अगर आपको एक न्यायपूर्ण समाज चाहिए तो व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, गोपनीयता की रक्षा, ये कुछ चीजें देनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है सर्वधर्म समभाव के ऊपर।
सर्वधर्म समभाव एक संस्कृत का वाक्यांश है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान करना, यानी कि सभी धर्मों की आप रिस्पेक्ट करो। सो ये सभी धर्मों के लोगों के बीच सहिष्णुता, आपके अंदर एक टॉलरेंस हो, आप दूसरे के धर्म को भी सह सको, दूसरे को भी आप भाईचारे के साथ रहो, एक साथ समानता पे जोड़ देता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव, ये कहता है कि सभी धर्मों के साथ अच्छा आप रिस्पेक्ट के साथ रहो वहां पे, और ये मत बोलो कि हमारा धर्म आपके से अच्छा है, आपका बेकार है। सहिष्णुता की बात होती है कि सभी व्यक्तियों को खुले विचारों वाला होना चाहिए, दूसरों के धार्मिक प्रथाओं को भी स्वीकार करो, दूसरों को आप गलत मत बोलो। ठीक है, सद्भाव, सर्वधर्म समभाव ये हमें बताता है कि आप सद्भाव के साथ, शांति के साथ एक साथ रहो। और इसके अलावा सह अस्तित्व, ये अवधारणा कहती है कि आप मानवता के ऊपर जोर दो, ह्यूमैनिटी के ऊपर जोर दो, सभी धर्म के लोग जो हैं, जितने भी उनको मानने वाले हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ को एग्जिस्ट करें, एक साथ रहें। सम्मान, ये व्यक्तियों को बिना किसी निर्णय या भेदभाव के अपने स्वयं के धार्मिक मार्गों का पालन करने के लिए और दूसरों का भी सम्मान करो, ये भी बोलता है। विविधता में एकता, ये सिद्धांत हमें विविधता में एकता करना सिखाता है कि जहां इतने सारे धर्मों वाला हमारा भारत देश है, वहां पे सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, एकता के साथ। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सर्वधर्म समभाव ये बताता है कि व्यक्तियों को उत्पीड़न के डर के बिना आजादी के साथ अपना जो भी धर्म वो मानना चाहते हैं उसको वो माने, उसको वो पालन करना चाहते हैं तो उसका पालन करें, आजादी हो। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण पर चर्चा करो। भारत में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको कानून के समक्ष समानता का मीनिंग बताता हूं। ये सिद्धांत ये चीज को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या नहीं, समान कानूनों के तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, कानून से ऊपर वो नहीं है। उदाहरण के लिए कानूनी कार्रवाई में अमीर, गरीब, शक्तिशाली, कमजोर सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई अपराध का आरोप लगता है तो वो एक सामान्य नागरिक की तरह ही कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, कानून का समान संरक्षण, ये सिद्धांत क्या कहता है, केवल कानून के समक्ष समानता से भी ये आगे जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मेन उद्देश्य था सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, यानी कि वो गरीब हो अमीर हो, उनको ये बिना देखे सभी को इक्वली शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। कानून ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा तक पहुंच किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करके नहीं होनी चाहिए, यानी कि सभी को शिक्षा मिले। और उसके बाद आरक्षण की नीतियां हैं। भारत ने कई जो पुराने ऐतिहासिक समय में जिन लोगों के साथ बुरा बुरा हुआ था, SC ST कम्युनिटीज के लोग, उनके लिए आरक्षण की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए SC ST और OBC के लिए शिक्षा के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन की सीटें दी गई हैं। ये ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए किया गया है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक मामला है एक मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक प्रक्रिया करते हुए ये बताया कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का थोड़ा और विस्तार करा, और इस बात पर जोर दिया गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जो कानून जो भी निर्णय लेता है वो निष्पक्ष हो, उचित हो और अच्छा हो निर्णय। उदाहरण के लिए ये मामला समानता और कानून की सुरक्षा की विकसित होती समझ को दर्शाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्य जो है वो मनमाने नहीं है, न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी को काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करें। देखो, मौलिक अधिकार तो हम सबको पता होते हैं, कुछ हमारे ड्यूटीज भी होती हैं, कर्तव्य भी होते हैं। तो भारतीय संविधान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं हमारे अनुच्छेद 51A में लिखे हुए हैं। कुछ ये नैतिक बातें होती हैं हमारी, जैसे संवैधानिक आधार की बात करूं तो व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक दायित्वों के साथ संतुलित करने के लिए, यानी कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। तो 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ये 11 है संख्या में, संवैधानिक अंग है, ये पूरा संविधान में लिखा है, और ये अदालतों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, यानी कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इन चीजों को वो करे, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। जैसे संविधान का सम्मान करना, हमारा कर्तव्य है हम संविधान का पालन करें, कानूनों को माने। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्श, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बलिदान का हम सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है।
संप्रभुता, एकता और अखंडता। हमारा देश एकजुट रहे और हम देश को तोड़ने की बातें ना करें, अखंडता बनाए रखें, देश की रक्षा करें, ये हमारी अपनी बात होती है। राष्ट्रीय सेवा, देश की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ने पर हम राष्ट्र सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। सद्भाव को बढ़ावा देना। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय कितनी विविधता है हमारे देश में, बट फिर भी हम भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, एक साथ रहें। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, नागरिकों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भारत की सांस्कृतिक छवि बनाने वाली विविधता को पहचानते हुए देश की संस्कृति की विरासत को समझें, हमारे देश का जो कल्चर है उसको बचाएं। ठीक है, ये है। फिर है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जंगल, झील, नदी, वन्य जीव सहित जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हम रक्षा करें, उसको सुधारें, सतत विकास के रास्ते को अपनाएं, पर्यावरण प्रदूषण ना करें, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखें। फिर है अहिंसा और सार्वजनिक संपत्ति, हम हिंसा कभी भी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ ना करें, ये सारी चीजें हमारे कर्तव्यों में आती है। उत्कृष्टता की खोज करें, यानी कि हम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ऐसी एक्टिविटियां करें जिससे हमारे नागरिकों के अंदर की जो कुछ उत्कृष्टता है वो सामने आए, लोग अपना टैलेंट दिखाएं, देश के लिए कुछ करें। बच्चों की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो उनको शिक्षा जो है वो मिले, सभी आप उनको प्रोत्साहित करो कि भाई उनका ज्ञान बढ़े और उनका बेस मजबूत हो। और प्रवर्तनीयता और तर्क, हालांकि कानूनी रूप से तो ये लागू नहीं होते जो जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, बट ये हमारा कर्तव्य एक नैतिक जिम्मेदारी होती है जो हमें देश के हित के लिए, देश के बढ़ावे के लिए, अगर हमें देश को आगे लेकर जाना है तो नागरिकों के बीच ये भावना होनी चाहिए देशभक्ति वगैरह की। मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना को संक्षेप में समझाएं। स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में लिखा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, यानी कि कानून द्वारा अगर आपको फांसी दी जाती है तो उसको छोड़कर कोई भी आपसे आपका जीवन नहीं ले सकता। दूसरा है विचार, आप जो भी बोलते हो, विचार करते हो, ये अनुच्छेद 19 में भाषण देना, अभिव्यक्ति यानी बोलना, आप कुछ लिख सकते हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, विचार, अपनी राय बता सकते हो, आप आजाद हो। फिर है अभिव्यक्ति की आजादी, ये जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। एक लोकतंत्र के अंदर आपको बोलने का अधिकार मिलता है। आस्था की बात करूं तो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप अपने धार्मिक रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको मतलब जो भी आप उसको रीति रिवाज फॉलो करना चाहते हो, बिना किसी के हस्तक्षेप के आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो। पूजा करने का अधिकार है आपको आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक समारोह, जागरण या जो भी आप करना चाहते हो, अनुष्ठान, पूजा आप कर सकते हो, आजाद हो। भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? तो भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये है कि हमारे यहाँ पर जो शक्तियां हैं ना सरकार की, वो 3 भागों में विभाजित हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं हमारे देश के अंदर। सबसे पहले है विधायिका। विधायिका केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य की विधायिका होती है जो कि कानून बनाती है। विधायिका का मेन काम है कानून बनाना। विधायिका में कौन बैठता है? एमएलए बैठते हैं, या जो हमारे एमपी होते हैं वो बैठते हैं। फिर आता है ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 3 लिस्ट होती हैं जिसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। एक लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक लिस्ट पर राज्य सरकार, और एक लिस्ट जो संवर्ती सूची है उस पर ये दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। समझ आ गया, विधायिका का काम है कानून बनाना। फिर है कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 से 78 में कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि असली जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रियों के पास होती हैं सरकार चलाने की, जो प्रधानमंत्री हैं और जो उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री के साथ में, मेन पावर उन्हीं के पास में होती है और मेनली उनका काम होता है कानूनों को लागू करवाना, प्रशासन को संभालना। फिर आता है न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में यहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में। न्यायपालिका का मेन काम है कि संविधान की व्याख्या करना, संविधान के अकॉर्डिंग कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देना। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर जो अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, और ये सब बातें इसमें आएंगी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का विश्लेषण करो। तो सामाजिक न्याय क्या है? हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय हासिल करने के बारे में लिखा गया है कि समाज ऐसा हो जो निष्पक्ष हो, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं, कोई भेदभाव ना हो, हाशिए पर और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका भी कल्याण हो। इसके अलावा राजनीतिक न्याय हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है ये वाक्यांश, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जो निष्पक्ष हो, यानी कि सभी लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा ले सकें, चाहे वो चुनाव है या कुछ भी है, सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले। और यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे नागरिकों को अधिकार मिले वोट डालने का, चुनाव लड़ने का। फिर है आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय के बारे में भी लिखा गया है, यानी कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली हो जो मतलब किसी के साथ अन्याय ना करती हो, यानी कि कोई तरीके की असमानता ना हो, संसाधनों का उचित वितरण हो, सभी लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए। और कुल मिलाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना एक हमारे ऐसे समाज की नींव रखती है जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण हो, किसी के साथ समाज में कोई भेदभाव ना हो, एक समावेशी समाज हो, हमारा समतावादी देश बने, यानी कि समानता हो, सभी को कोई भेदभाव ना हो और सम्मानजनक जीवन सभी लोग जी सकें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। फीडबैक जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।